शुरू करेंगे आज के सेशन को और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी फेमस क्वेश्चन है बिहार एग्जाम का और कई सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है। तो ये कौन था? मुजफ्फर अहमद, बटक मियां, मीर बकवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिहार का जो रसोइया था जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल किया था, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाकर, उसका जो नाम था वो था बटक मियां। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम बटक मियां था। इनके बारे में जानते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बिहार के जो मोतिहारी है उसमें एक नील संयंत्र के कर्मचारी हुआ करते थे। बाद में उन्हें नौकरी से क्या किया गया? निकाल दिया गया और प्रताड़ित किया गया इनको, और अंत में क्या हुआ? गांव छोड़ने पर ये मजबूर हो गए थे। बटक मियां ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था और साजिश का क्या किया था? पर्दाफाश किया था, जिससे गांधी जी की जान बच गई थी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? 20 का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास का अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों द्वारा निर्धारित निवेश की सीमा है? तो मध्यम उद्योगों द्वारा यहाँ पर निर्धारित जो निवेश की सीमा है उसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो अधिनियम है वो 2006 उसके अनुसार आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए जो मध्यम उद्योग के लिए निवेश की जो सीमा है वो कितनी है? 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? आपको बताना है दिए गए सिद्धांत में से कौन से सूचीबद्ध हैं भाग 4 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 3 का आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, एक तो ये शामिल था, दूसरा समान नागरिक संहिता ये शामिल था। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे परिवार के मानदंड का वर्णन अगर देखा जाए तो संविधान में नहीं किया गया है। तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो प्राप्त हैं आपको भारतीय नागरिकों को, लेकिन जो गैर नागरिक हैं उनको नहीं प्राप्त है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताइए। तो संविधान के भाग 3 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद जो 12 से 35 हैं उनमें अगर देखा जाए तो मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। इनमें अगर देखा जाए तो 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और बाकी के जो अधिकार हैं आपके 5 अधिकार अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो कि अनुच्छेद 15 में है, लोक नियोजन में अवसर की समता जो कि 16 में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 में है, चौथा अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण जो कि 29 में है, और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकार हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा बनेगा बताइए। तो इसमें अगर बात कर ले, एक तो भाषण में अभिव्यक्ति हो जाएगी, कानून के समक्ष समता देखा जाए तो दोनों के लिए हो, चाहे गैर नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक हो, और अल्पसंख्यकों का अधिकार यहाँ पर। और स्वतंत्रता की बात कर ले तो ये भी दोनों को ही प्राप्त है, वो चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या फिर लेती है? तो आपको बताना है सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है? वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि।
क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे जो कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा में वो कोई और नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की एक पूरी जो परिक्रमा है उसको पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय यहाँ पर देखा जाए तो लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको प्रस्तावित किया गया है? तिरुपति, काकीनाडा, अमरावती या फिर कुरनूल? क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और इसी के बाद से ही जो अमरावती शहर है उसको आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। किसकी मृत्यु अगर देखा जाए तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में या फिर 1920 के दशक में? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात कर लें यहाँ पर भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो गठन था वो 1930 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो बिहार के हाजीपुर में बताना है रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं क्या दे रखे हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे। क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो हाजीपुर में है ना? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक जो संविभाग है वो कौन सा है? ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है आप सभी को। दरभंगा, सारण, भागलपुर या फिर कोसी? तो बात कर लें यहाँ पर जो सबसे छोटा है प्रशासनिक संभाग वो किसका है? वो भागलपुर का है। किसका है? भागलपुर का जो संभाग है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिहार के निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो कौन सा जिला कह रहा है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है ये आपको बताने हैं। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी या फिर पूर्णिया? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो बात कर ले बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और ये गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा हुआ है। इसकी अगर बात कर ले कुल क्षेत्रफल की तो 94,163 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। बात कर लें इसमें जो कह रहा है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो वो पूर्णिया है जो नेपाल के साथ जो सीमा है वो साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर जो श्रेणी है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का, विंध्याचल श्रेणी का, पूर्वी घाट का या फिर शिवालिक श्रेणी का? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सोमेश्वर श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का उग्र कृषक नेता आपको बताना है कौन था।
यहाँ पर कह रहा राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण अगर देखा जाए तो जो स्वामी सहजानंद सरस्वती इनको बिहार का उग्र कृषक नेता कहा गया है ना? तो याद रखेंगे ये कौन थे? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर स्थापना किया था? राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो 1920 में देखा जाए तो स्थापित जो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी है इसकी जो स्थापना किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष की बात करेंगे तो मौलाना मजरुल हक इसके अध्यक्ष थे, और दूसरे सत्र की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही की गई थी। तो आंसर हमारा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह किया था वो किसके सहयोग से किया था? तो ये किया था किसके सहयोग से? राजेंद्र प्रसाद जी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, किस दिन आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, और उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो राष्ट्रीय जो विज्ञान पुरस्कार है इनकी घोषणा की बात कर लें तो 11 मई को जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसी के अवसर पर की जाती है, जबकि जो सभी श्रेणियों के जो पुरस्कार हैं उनके लिए जो पुरस्कार समारोह है वो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है, बताएंगे। तो इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है बताएंगे। तो गगनयान मिशन अगर देखा जाए तो इसका नाम है, क्या नाम है? गगनयान। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होती है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है ये आपको बताना है। दो ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल जाएंगे, बाकी के दो ऑप्शंस आगे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया और विटामिन ई हो गया। बाकी के ऑप्शंस की तरफ चलते। तो बाकी के ऑप्शंस विटामिन ए, विटामिन सी। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो हम सभी को पता है जो रतौंधी है वो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालयन यू। तो हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है ये बताएंगे आप लोग। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और असम। बताएंगे कहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, और इसकी छाल, कांटा और टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, बताएंगे।
तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है किसके जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है उसके द्वारा, अपचयन प्रक्रिया के द्वारा, या जलीय विश्लेषण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी को करना है। तो ये इस अभिक्रिया की बात कर लें तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो जल परागित जो पुष्प होते हैं उसमें परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो जो जल परागित पुष्प होते हैं उसमें परागकण होते हैं वो ड्राई होते हैं यानी कि सूखे होते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, सूखे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आपने काफी बार किया हुआ है, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और इसी को देखा जाए तो ऊर्जा घर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल का ऊर्जा घर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है। तो इंटरफेरॉन का संबंध आपको बताना है किससे है, टॉनिक से, वायरस से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर लौह अयस्क से। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो इंटरफेरॉन की बात कर ले तो इंटरफेरॉन का जो संबंध है वो वायरस से है। किससे है इसका संबंध, तो इसका संबंध है वायरस से। और संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं का वायरस सुरक्षा प्रदान करें वही इंटरफेरॉन कहलाते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाली जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो कौन सा कोशिका घटक है इसमें जो कोशिका दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, या फिर अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है जो कि कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। तो ट्यूबलाइटों और परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास है वो किससे बनता है, सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से, या फिर ग्लास के टुकड़े से। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो ट्यूबलाइट और जो परख नली होती है उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला ग्लास होता है वो एक तो सिलिका से बनता है, ठीक है। इसके अलावा बोरोन ट्राईऑक्साइड से बनता है जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। और साधारण भाषा में इसको क्या बोला जाता है, पारेक्स कांच भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। क्या बनेगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो कौन सी गैस है जो चूने के पानी को क्या बना देती है, दूधिया गैस, दूधिया बना देती है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26, सूखी बर्फ किसे कहते हैं। सूखी बर्फ आपको बताना है किसे कहते हैं, ठोस नाइट्रोजन को, ठोस ऑक्सीजन को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सूखी बर्फ की बात कर लें तो सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। और इसमें जो एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से क्या होता है, बंधा होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्षारीय या फिर कह लीजिए बेसिक इंग्लिश में लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो क्षारीय जो कार्बोनेट है उसका व्यापारिक नाम क्या होता है? इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे सफेदा, व्हाइट लेड, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्ज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी बात कर लें तो इसको व्यापारिक नाम में बोलते हैं सफेदा। क्या बोलते हैं? सफेदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इसी में दिया हुआ है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है वो घटे उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं या फिर बोलते हैं उपचयन। इसके अलावा दो ऑप्शंस और हैं लेकिन आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। जो ऑक्सीकरण संख्या अगर घटेगी तो उसमें क्या होगा? अपचयन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए। जो पेंसिल लेड होती है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है पेंसिल लेड बनाने के लिए वो यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका उपयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ग्रेफाइट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण इसमें से कौन सा है? कैथोड कण, कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसकी बात कर ले ये कौन सा होता है? तो ये होता है अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं? न्यूट्रिनो को बोलते हैं, हिग्स बोसान को बोलते हैं, मेसॉन को बोलते हैं या पॉजिट्रॉन को बोलते हैं? तो काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है। तो 2012 में अगर देखा जाए तो यूरोपीय प्रयोगशाला में इसकी खोज की गई थी गॉड कण की। और इस कण का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? हिग्स बोसान है। क्या है? हिग्स बोसान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है आपको बताना है। अवतल का, समतल का, उत्तल का या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो वाहनों के अगर देखा जाए साइडों को देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, बताएंगे इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ अगर देखा जाए तो फाई निकालना है। क्या निकालना है? फाई निकालना है। आई दिया गया है, आई की वैल्यू आपको दी गई है और फाई यानी कि आपको फ्लक्स, जो प्रकाश फ्लक्स होता है वो निकालना है। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर, फाई इक्वल टू क्या होता है इसको याद रखिएगा, फाई इक्वल टू 4 पाई और आई। यही इसका फार्मूला है, इसी से हम निकालेंगे। तो इस फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। कितना आ जाएगा? 8 पाई ल्यूमेन आ जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 4 इंटू पाई इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 4 2 जा 8 हो जाएगा और पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? बताएंगे। कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी। तो इसको बैनी आहा पी नाला से भी याद रख सकते हैं या फिर विबग्योर से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर वॉयलेट हो जाएगा यानी कि बैंगनी हो जाएगा सबसे अधिकतम विचलित होने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा?
वोल्ट मीटर कह रहा विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। बताएंगे क्या गलत है। तो वोल्ट मीटर की अगर बात कर लें तो वो किसको मापता है, वो विभवांतर को मापता है, ये सही दे रखा है। बात कर लें एमीटर की तो ये विद्युत जो तीव्रता है उसका मापन करता है ना। और पोटेंशियोमीटर की बात कर लें तो विद्युत वाहक बल को मापता है। और गैल्वेनोमीटर की बात कर लें तो ये धारा की उपस्थिति को मापता है। किसको मापता है, तो धारा की उपस्थिति को मापता है। तो यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और विद्युत प्रतिरोध की बात कर लें तो इसका जो मापक होता है वो ओम मीटर होता है। किससे मापते हैं, ओम मीटर से मापते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्युत धारा जो होती है वो गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की जो तीव्रता का मापन होता है वो अमीटर से होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया है। क्या होगी विद्युत शक्ति की इकाई, एम्पियर होगी, वोल्ट होगी, या फिर कूलम, या फिर वाट होगी। तो हम सभी को पता है जो विद्युत शक्ति होती है तो उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो किस धातु की विद्युत चालकता आपको बताना है सबसे अधिक है, सोने की, रजत की, तांबे की, या फिर लोहे की। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। तो सबसे उच्च जो विद्युत प्रवाहशील धातु में देखा जाए तो चांदी आती है। क्या आती है, चांदी, जिसको रजत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो भारत के कौन से उद्योग में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं, जूट उद्योग में, लोहा तथा इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, शक्कर उद्योग में। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये कपड़ा उद्योग है। भारत का कौन सा उद्योग, कपड़ा उद्योग अगर देखा है तो सबसे ज्यादा लोग इसी में कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है भारत के आर्थिक सुधार का जनक। और लाइक और शेयर करते रहिएगा सेशन को। यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो ये कौन थे, तो ये थे आपके मनमोहन सिंह, जिनको भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये अगर देखा जाए इनके बारे में तो ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर थे। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो भारत में उदारीकरण की शुरुआत थी 1991 वाली, तो उन्हीं की वजह से अगर देखा है तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो आपको बताना है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है, सड़कें, या फिर रेलवे, स्वास्थ्य, ऊर्जा। बताएंगे कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आएगा। तो आर्थिक अधिसंरचना में अगर देखा जाए तो सड़कें आती हैं, रेलवे आता है, ऊर्जा आता है, परिवहन, दूरसंचार, ये सभी आते हैं। जबकि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है ये अगर देखा जाए तो सामाजिक जो अधिसंरचना है उसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, सामाजिक, जो सामाजिक संरचना है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। 10वीं योजना की अवधि क्या थी, बताएंगे। तो 10वीं योजना की अवधि आपको बतानी है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि बताना है। तो इसकी अवधि की बात कर ले तो ये 2002 से 2007 तक थी। कब थी, 2002 से लेकर 2007 तक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है।
तो बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है वो आपको बताना है। कह रहा 50.91, 51.91, 5.91 या फिर 53.91। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो नीति आयोग द्वारा जारी जो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है यानी कि एमपीआई है 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना है 51.1% है। कितना है 51.91% जो आबादी है वो गरीब है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना हुई। तो डीपीआईआईटी की स्थापना, डीपीआईआईटी का मतलब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, तो इसकी स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो केंद्र सरकार का ये एक विभाग होता है और मूल रूप से अगर देखा जाए तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी 1995 यानी कि 1995 में इसकी स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा ए इसका सही जवाब बनेगा। इसमें आगे चल के अगर देखा जाए तो 2000 में औद्योगिक विकास विभाग में इसका विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति या फिर कह लीजिए सिफारिश किसने किया था। खुसरो समिति ने, केलकर कमेटी ने, भगवती कमेटी या ए और बी दोनों। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44। तो खुसरो समिति का जो संबंध है वो कृषि ऋण से है। यहाँ पर किससे है कृषि ऋण से है। और केलकर जो समिति है इनका जो संबंध है वो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष जो करारोपण है उसमें सुधार से है ना। तो ये उसमें से आ जाएंगे। और बात कर ले यहाँ पर तो इस तरह का जो भगवती समिति है इसका संबंध क्या हो जाएगा बेरोजगारी के अनुमान और उसके माप से हो जाएगा। तो ये सभी अलग अलग ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी ने अगर देखा जाए तो इसमें सिफारिश नहीं की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसको माना जाता है। स्थानीय स्वशासन संसद को, दबाव समूहों को या फिर राजनीतिक दलों को। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 73वां जो संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से देखा जाए तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना किया गया था। और अनुच्छेद जो 40 है उसमें पंचायतों के गठन का भी निर्देश राज्य को दिया गया है, क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन होता है उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2002-3 में, 2004 में, 2005-6 में या इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हम सभी को पता है भारत का केंद्रीय सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है वो 2004 में निर्मित हुआ था। कब निर्मित हुआ था 2004 में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो स्थानीय स्वशासन को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा देने की जब बात आएगी तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में, है ना। ये संवैधानिक दर्जा कब मिला 1992 में मिला। और जब लागू करने की जब बात आएगी तो लागू हुआ था 1993 में। लागू कब हुआ तो लागू हुआ 1993 में। दोनों ही ईयर को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय जो राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, मंत्रियों के द्वारा करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करना है। तो आर्टिकल 53 के 1 में दिया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा कर सकते हैं। तो आंसर हमारा इस तरह क्या बनेगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
कह रहा है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन अनुपस्थित रहेगा? तो एमपी की जो सीट एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो खाली हो जाएगी, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। बताएंगे 6 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 1 वर्ष। तो ये अगर 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहें, 60 दिनों तक, तो वो सीट रिक्त मानी जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 माह। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। लोक लेखा समिति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लोक लेखा जो समिति है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या फिर भारत के राष्ट्रपति को? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो लोक लेखा समिति की बात कर ले तो इस समिति के जो 22 सदस्य होते हैं उनमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। क्लियर है? यानी 15 सदस्य किससे आएंगे? लोकसभा से, और 7 जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा से। टोटल 22 होते हैं सदस्य। और इसमें अगर बात कर ले, लोकसभा के स्पीकर को ये जो लोक लेखा समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23 या फिर 24? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो ये आप सभी को पता है, यहाँ पर जो वाक की जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 की अगर बात कर ले तो अस्पृश्यता का अंत इसके द्वारा हुआ था। अस्पृश्यता का जो अंत हुआ था इसके द्वारा हुआ था। बात कर लें आर्टिकल यहाँ पर जो 24 है इसकी, तो इसी में अगर देखा जाए तो क्या दिया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या फिर खान अथवा जो संकट में नियोजन है उसमें कार्य करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो मना किया गया है, नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा किया है। जो आर्टिकल 23 है इसमें अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो आप सभी को पता है जो संपत्ति का अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो ये बताना है आपको, ये ऐसा किसकी सरकार में हुआ था, बताइए। तो संपत्ति के अधिकार को अगर देखा जाए तो 1978 में, कब? 1978 में, जो कि अगर देखा जाए तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में देखा जाए तो परिवर्तित कर दिया गया। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई जी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आपका कह रहा है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो मौलिक अधिकारों की मूल सूची में आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप सभी को करना है, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात कर लें संविधान के जो 86वें संविधान संशोधन की, कौन सी? 86 अमेंडमेंट की अगर बात कर लें तो जो 21 का ए था इसमें क्या दिया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। और विधेयक की बात कर ले तो 2009 में ये विधेयक शामिल किया गया था और इसे क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा निःशुल्क एवं जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है उसको अगर देखा जाए तो मूल सूची में जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 54। कह रहा है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, ये आपको बताना है। 1974 में, 1975 में या फिर 1976 में? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो आप सभी को पता है कि आज़ादी के तुरंत बाद सिक्किम को जो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, तो मिला कब? तो ये जो सिक्किम है उसको भारतीय संघ का जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 16 मई 1975 को मिला था। कब मिला था?
16 मई 1975 को ये मिला हुआ था, इसको याद रखेंगे। क्लियर है। और कौन से नंबर के राज्य के रूप में मिला था, तो 22वें नंबर के राज्य के रूप में मिला था, इसको भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कौन सा अधिनियम था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, या फिर एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे। तो इसमें क्या बात की गई थी, अगर देखा जाए तो इस अधिनियम को जो प्रारंभ किया गया था वो कब प्रारंभ किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। अगर इसकी बात कर लें तो इस योजना के अंतर्गत जो भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए योग्य थे, जो 26 जनवरी 1950 या फिर उसके पश्चात के नागरिक थे, या फिर ये कह लीजिए कि भारत के नागरिक होने के पात्र थे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। कह रहा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। यहाँ पर तो बंधुत्व आपको बताना है किसे आश्वासित करता है। व्यक्ति की गरिमा को, देश की एकता एवं अखंडता को, नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता समानता को किसको करता है, ये आप लोग बताएंगे, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक है। तो भारतवर्ष में जो संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द दिया है बंधुत्व, तो उसका मतलब यही है कि भाईचारे की भावना। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, और मुख्यतः दो बातों को यहाँ पर देखा जाए तो आश्वासित करता है। एक तो व्यक्ति की गरिमा, क्लियर है, इसके अलावा देश की एकता एवं अखंडता के बारे में। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57। क्वेश्चन है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सूर सरोवर कैरा उत्तर प्रदेश में है, थोल कैरा गुजरात में है, अष्टमुंडी केरल में है, और लोनार राजस्थान में है। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे कौन सा इसमें गलत दे रखा है, सही नहीं दे रखा है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सूर सरोवर की बात कर लें तो बिल्कुल सूर सरोवर कहाँ पर है, ये यूपी में आपको मिलेगा, एकदम सही दे रखा है। अष्टमुडी झील केरल में मिल जाएगी, और थोल की बात कर लें तो ये गुजरात में मिल जाएगा। लेकिन लोनार की बात कर लें तो लोनार कह रहा राजस्थान, तो ये राजस्थान में नहीं बल्कि कहाँ पर है लोनार, महाराष्ट्र में है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, बताएंगे। जो वायु प्रदूषण का प्रभाव है किस पर पाया जाता है, फूलों पर पाया जाता है, पत्तियों पर, तनों पर, या फिर जड़ों पर, किस पर पाया जाएगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो बात कर लें, वायु प्रदूषण का जो सीधा प्रभाव है पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उनको भोजन मिलता है, उनके भोजन का जो निर्माण होता है उसी से होता है। और वायु प्रदूषण से क्या होता है, पत्तियों के जो रोम छिद्र होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त देखा जाए वायु प्रदूषण के प्रभाव को पौधों के अन्य भागों में भी अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जो होगा वो किस पर होगा, पत्तियों पर ही होगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 59 बताएंगे। कह रहा है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसकी बात कर लें 27, 39, 41 या फिर 85, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस के समय घटता बढ़ता रहता है, तो आप उसी के हिसाब से जिस समय आपका एग्जाम होगा तो वर्तमान में अगर हम देखें जिस समय हम क्लास ले रहे हैं, यानी कि सितंबर 2025 तक का अगर देखा जाए, अभी तो अक्टूबर शुरू हो गया है, तो सितंबर 2025 तक का अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में रामसर स्थल हैं वो कितने हैं, 93 हैं। कितने हैं, 93 हैं। हाल ही में जो
जोड़ा गया है वो बिहार की ही 2 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है, जिसमें से एक है गोकुल जलाशय। कौन है? गोकुल जलाशय को जोड़ा गया है। और एक जो चंपारण में पड़ता है आपका उदयपुर झील। क्या पड़ता है? उदयपुर झील। इन दोनों झीलों को अगर देखा जाए तो जोड़ा है। गोकुल कहाँ है? तो ये आपका बक्सर में पड़ेगा, उदयपुर आपको चंपारण में पड़ेगा। तो इन दोनों को मान्यता मिली। इसके साथ ही भारत में कुल कितने 93 रामसर स्थल हो गए हैं। एग्जाम तक अगर और भी बढ़ जाएंगे तो इसको अपडेट करा देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तक आप यही मानकर चलिए। तो इस तरह अगर देखा जाए 93 है जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कात आरंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण। तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कह रहा है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है आप बताएंगे? गेहूं का खेत, धान का खेत, गन्ने का खेत या उपर्युक्त में से एक से अधिक? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो वैसे तो अगर देखा जाए मीथेन जो है वो तेल और कोयला और गैस के निष्कर्षण से अगर देखा जाए तो मिलती है। और इसके अलावा देखा जाए तो धान के खेत भी जो है जो मीथेन है उसका मुख्य स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। कह रहा है SO2 प्रदूषण संचित होता है। तो SO2 जो प्रदूषण है वो संचित होता है किसके द्वारा? आर्किड के द्वारा, मैंग्रोव के द्वारा, लाइकेन के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा बताइए? तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात कर ले, जो SO2 है उसका उत्सर्जन जो है वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक होता है। और वायुमंडल में इसकी जो सांद्रता है अधिक होने की वजह से सल्फर के जो ऑक्साइड हैं उसका निर्माण करने लगता है। और लाइकेन अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम पूछा गया है। बताएंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। बताएंगे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से 5 जो राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है ना। तो इस तरह अगर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा? यूपी आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो सी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताने आपको भारत के जो सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्य हैं उनका क्रम क्या बनेगा बताएंगे? तो इसकी बात कर लें तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? लक्षद्वीप आएगा, फिर दमन और दीव आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? चंडीगढ़ आएगा। यही अगर देखा जाए तो इसका सही रूप है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा 64 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 2001 से लेकर 11 के दशक में भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या रही है, ये आपको बताना है। बताइए 2001 से लेकर 2011 के बीच की। कह रहा है 17.30, 17.40, 17.50 या उपर्युक्त में से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बात कर ले यहाँ पर 2001 से 2011 के दशक में जो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? 17.70। कितनी रही है? 17.70 रही है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको अच्छे से। तकलामकान मरुस्थल किस देश में है? तो बिल्कुल ये कहाँ पर है? ये चीन में है। कहाँ पर? तो चीन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो 2019 की बात यहाँ पर कर रहा है, सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ पर हुआ? टन में। रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर देखा जाए तो 2019 में जो सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ वो चीन द्वारा किया गया, समझ रहे हैं ना। और वर्तमान समय में भी देखा जाए तो सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन है चीन ही करता है, पूरे विश्व का 11% करता है चीन। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? तो चीन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। यूएसए मत करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है ये आपको बताना है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, तो विश्व में यूरेनियम का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर ए। और ये कितना उत्पादित करता है? तो ये अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का 45.15% करता है। 45.15% यूरेनियम ये अकेले करता है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर देखें तो कनाडा और नामीबिया आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कालगुरली और कुलगाड़ी आपने सुना होगा, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें सोना मिलता है, यानी कि सोना खनन होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और शनि, किसका ग्रह सबसे कम है? तो यहाँ पर जो सबसे कम घनत्व है वो है शनि का। ठीक है, किसका कम है? शनि का सबसे कम यहाँ पर माना गया है। 0.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है यहाँ पर। कितना? 0.7 ग्राम घन सेंटीमीटर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोला गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ब्लू मून का तात्पर्य आपको बताना है। अभी हाल ही में ये घटना हुई थी, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? नीले रंग का चांद, पूनम का चांद, अर्धचंद्र, 3 रंगों वाला चांद। तो ये क्या होता है ब्लू मून? तो जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हों और दूसरी जो पूर्णिमा है उसके चांद को ब्लू मून कहा जाता है ना। दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूनम का चांद या फिर कह लीजिए पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, एक वस्तु का भार दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर मापने पर कितना आता है? 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा ये आपको बताना है। तो बात कर ले, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? 1/6 होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन होगा तो इसका 1/6 कर लेंगे तो चंद्रमा की सतह पर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16.7 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई या फिर मदुरै। तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर भारत का पूछेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं कानपुर को। किसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर? तो ये कानपुर को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बिहार का कोई भी हो एग्जाम।
तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बताना है, उत्तर बिहार की जलवायु बताना है आपको, है ना। क्या बताना है? उत्तर जलवायु। तो ये CWG से, किससे प्रदर्शित किया जाता है? CWG से। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। और इसका फैलाव की बात कर लें अगर, तो इसका फैलाव गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेशों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? बताएंगे कौन सी यहाँ पर बताएं विशेषता जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च या फिर लानीना। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो मानसूनी अगर देखा जाए जो वर्षा है, मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को क्या करती है? निर्धारित करती है। और भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख जो कारक हैं वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है। इसके अलावा भूमध्य रेखीय जो निम्न दाब होता है वो होता है। इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु में जो अभिसरण क्षेत्र होता है निम्न वायुदाब का, उसका उत्तर की ओर खिसकना माना जाता है ना। उत्तर की ओर क्या है? खिसकना माना जाता है। तो इस तरह यहाँ पर ए और बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गंगा क्षेत्र के सदाबहार होगा यहाँ पर, सदाबहार, सहाबहार नहीं, सदाबहार। तो गंगा डेल्टा के क्षेत्र के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहेंगे? सुंदरगढ़, सुंदरवन, सुरेंद्र नगर। क्या बोलते हैं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करना है। तो इसकी बात कर लें तो ये होता है सुंदरवन। क्या बोला जाता है इसको? सुंदरवन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र है उसी में से देखा जाए तो एक है। और इसकी स्थिति की बात कर ले तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ आपको बताना है भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। ये राज्य कौन कौन से हो जाएंगे बताएं। तो म्यांमार के साथ अगर बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये अगर देखा जाए सभी राज्यों की सीमा मिलती है। और कुल अगर लंबाई की बात करें भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की क्षेत्रीय जो सीमा है तट से 12 समुद्री मील, यानी कि समुद्री मील में अगर देखेंगे तो 12 से समुद्री मील, और किलोमीटर में अगर इसको देखेंगे तो 21.9 किलोमीटर फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं बताना है। और इस जो रेखा है इसका जो निर्धारण किया था वो सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। और इन्होंने ही अगर देखा जाए तो अपने नाम पे ही रख लिया था भारत मैकमोहन रेखा। क्या रखा था? मैकमोहन रेखा इन्हीं के नाम पे रखी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? बताएंगे। ब्रिटिश काल में भारत में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून था उसके लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो बात है जुलाई 1856 की। जुलाई 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता, इनके प्रयासों से ही देखा जाए तो हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 में लागू हुआ था। और इस जो अधिनियम है इसके ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट तैयार किया था डलहौजी ने। ड्राफ्ट की बात जब आएगी तो आप क्या बताएंगे? इसका जो ड्राफ्ट है वो डलहौजी ने तैयार किया था।
और इसके बाद जब पारित करने की बात आएगी तो पारित किया था कैनिंग ने। तो इन दोनों का नाम बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। जब ड्राफ्ट तैयार करने को पूछेगा तो आप डलहौजी बताएंगे, और जब पारित करने की बात आएगी तो कैनिंग बताएंगे। और यहाँ जो हेल्प की बात यानी कि जो श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर को। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। जो अस्पृश्यता अभियान था ये गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इसकी बात कर लें। ये प्रारंभ किया था कहाँ से? साबरमती, काकीनाडा, वर्धा या फिर पुणे। तो ये प्रारंभ किया था। इसके साथ अगर देखा जाए तो हरिजन यात्रा भी प्रारंभ की गई थी, और इसी में जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है इसका भी गठन हुआ था। तो ये वर्धा से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और डेट पूछेगा कब प्रारंभ हुई थी, तो 1933 में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या फिर कह लीजिए संपादक कौन था? राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। अमृत बाजार पत्रिका हरीशचंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर जेसी बागल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, ये कौन थे? ये थे शिशिर कुमार घोष। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1868 में शिशिर कुमार घोष और इनके जो भाई थे मोतीलाल घोष, इनके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? ऐसा किसने कहा बताएंगे। सरदार पटेल जी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, वीर सावरकर जी ने कहा या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करना है। तो इसकी बात कर लें तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मदरलैंड जो समाचार पत्र है इसके प्रकाशक कौन थे, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और गांधी जी ने इन्हें देश भूषण की उपाधि भी दी थी, ये भी याद रखना। तो ये समाचार पत्र जो था वो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजहरुल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था आप बताएंगे, किसने नहीं लिया था? तो इसमें अगर देखा जाए तो खेतीहर मजदूरों ने भाग लिया था, कृषकों ने भी भाग लिया था, इसके अलावा जमींदारों ने भी भाग लिया था। लेकिन इसमें जो साहूकार वर्ग था उसने इसमें भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा, और ओनली 2 ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ऐसा किसने बोला था ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसको कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने ही ऐसा बताया है कि जो 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का जो अंत हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? बताइए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पुस्तक के प्रकाशन की बात कर लें तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1908-9 में हुआ था। कब हुआ था? 1908-9 में इसका प्रकाशन हुआ था। और यहाँ पर बात कर लें किसने कौन लेखक थे,
तो लेखक थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा इसमें एक कथन सही नहीं है? शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव था, क्या ये सही है? बताएंगे। इसके अलावा शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्तप्रधान कहलाती थी और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। बताएंगे इसमें क्या सही नहीं है? तो शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव था, एकदम सही दे रखा है ये। शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई था, ये भी सही है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्तप्रधान कहलाती थी, ऐसा नहीं है। इनकी मंत्रिपरिषद का नाम क्या था? अष्टप्रधान था। क्या नाम था? अष्टप्रधान था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गलत क्या है? गलत है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पर शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी था, ये भी हमारा सही है। तो इस तरह आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो सबसे पहले किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया, ये आपको बताना है। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधवराव? बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, 1802 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था बसीन की संधि। किसका क्या थी? बसीन की संधि थी, जिसमें बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के मध्य ये संधि कर ली थी। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 90 है, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी पंथ की स्थापना आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात कर ले तो बीरभान नामक एक संत ने इसकी स्थापना की थी। बीरभान नामक संत ने इनकी स्थापना की थी और कब किया था? ये किया था 1657 में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 91, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो दाग और हुलिया की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? बताएंगे। इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो इसकी बात कर लें, ये प्रथा प्रारंभ हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। कब प्रारंभ हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 92, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो पद्मिनी घटना आपको बताना है किस सुल्तान से जुड़ी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और या फिर सिकंदर लोदी? राइट आंसर क्या बनेगा? बताएंगे। तो पद्मिनी कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी और जायसी के पद्मावत के अनुसार देखा जाए तो अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, है ना। और इसी पे देखा जाए तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हो जाएगा। तो मूवी इस पर भी बनी है पद्मावत, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी ये दिखाया गया है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वो कौन था? जफर खान, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उलूग खां? राइट आंसर क्या बनेगा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करना है। तो इसमें अगर बात कर लें तो ये कौन था? तो अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। कौन? जफर खां। इसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है किस वंश ने सबसे अधिक शासन किया। मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो राज्य किया वो किया गुप्त वंश ने, है ना। कब से कब तक किया? तो 275 से लेकर 550 तक। 275 से लेकर 550 ईस्वी तक इसने शासन किया, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो अछूत की जो अवधारणा है दिए गए
कालों में से किसमें स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो धर्मशास्त्रों के समय, तो धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जो जातियां थी, जैसे उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार, ये सभी देखा जाए तो ये सभी जातियां भी मिलती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनमें पहले के शूद्र क्या होते थे, अस्पृश्य माने जाते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक जो अनुष्ठान है उससे संबंधित है। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधान से संबंधित है, अनुष्ठान से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। धार्मिक कर्म कांड से, तो ये धार्मिक कर्म कांड किसमें दिया है, यजुर्वेद में दिया है। इसमें जो यज्ञ हैं इनसे संबंधित जो अनुष्ठान है उनकी विधियों का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन वैदिक देवता नहीं था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर लें अगर, तो भारत ग्रंथ, जो भारतीय ग्रंथ है, वेदों में वर्णित जो देवता हैं उनको क्या बोलते हैं, वैदिक देवता बोलते हैं। क्लियर है। और देवताओं में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, अश्विन, सूर्य, ये सभी देखा जाए तो इसी तरह के देवी देवताएं, जो देवी देवता हैं वो मिलते हैं। और जबकि पुराणों में देखा जाए तो पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ जो वैदिक देवता नहीं था उसमें जो नाम आता है वो कार्तिकेय का आता है। ये वैदिक देवी देवताओं में सम्मिलित नहीं थे, इसके अलावा सारे देवी देवताओं में सम्मिलित थे। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 98। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से बता देंगे। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या इन्होंने की थी, तब जाके इनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, पीपल वृक्ष के नीचे और पुनपुन नदी या फिर निरंजना नदी के तट पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, सभापतित्व का मतलब अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पर। तो इसकी बात कर लें तो तृतीय जो बौद्ध सभा है वो मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, योग, न्याय, सांख्य या फिर वैशेषिक। तो इसकी बात कर लें ये कौन सा था, तो वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत देखा जाए तो महर्षि जो कणाद ऋषि थे उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये थे आज के क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और वीडियो को कम से कम 1 या 2 लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। ऐसी ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, हर दिन हमारे साथ जुड़कर निश्चित रूप से एग्ज़ाम तक आपका काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।